स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल है डीपी बायोलॉजी पॉइंट तारानगर पर। तो कृषि जीव विज्ञान से संबंधित हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रखा था भी कक्षा 12 का। उसमें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में सामान्य जानकारी, उसके 2 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था भी आनुवंशिक अभियांत्रिकी और रसायन अभियांत्रिकी के बारे में। और लास्ट में हम पढ़ रहे थे भी पुनर्योगज डीएनए तकनीक। ठीक है, तो वहां पे हमने पुनर्योगज डीएनए की परिभाषा पढ़ ली थी। लास्ट में हम क्या कर रहे थे भी पुनर्योगज डीएनए तकनीक में काम आने वाले साधन। तो इसमें देखो भी कौन कौन से साधन काम आते हैं भी। पहला कौन सा है, प्रतिबंधित एंजाइम। ये इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या था भी, दूसरा था भी डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज। तीसरा कौन सा था, तीसरा था भी पॉलीमेरेज एंजाइम, पॉलीमेरेज एंजाइम। इसी प्रकार नंबर 4 क्या था भी, वाहक या वेक्टर। 5 नंबर क्या था भी, परपोषी सेल या परपोषी जीव। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के साधन या युक्तियां या जो एंजाइम है या फिर परपोषी सेल वाहक है, ये सारे क्या भी पुनर्योगज डीएनए या पुनःसंयोजी डीएनए तकनीक में हमें काम में लेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में अलग से या एक एक कर हम अध्ययन करेंगे भी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं किसके बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइमों के बारे में। ठीक है, तो पहला हम कर रहे हैं प्रतिबंधित एंजाइम। अब प्रतिबंधित एंजाइम क्या होते हैं, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को विशेष स्थलों से काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं, डीएनए को विशेष स्थलों से काटने का काम या 2 समान लंबाई के खंडों में काटने का काम है करते हैं। तो इनका पहला यानी किस प्रकार के एंजाइम है ये एंजाइम, ये ऐसे एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं जो, याद रखना भी, ये द्विसूत्रीय डीएनए पर काम करते हैं, सिंगल डीएनए पर काम नहीं करते। यानी द्विसूत्रीय या द्विरज्जुकीय या डबल हेलिक्स बोलते हैं इसको भी। ठीक है, डीएनए को विशेष स्थलों से, याद रखना कौन से, विशेष स्थलों से काटने का काम करते हैं, का काम करते हैं। विशेष बात क्या है, ये ऐसे एंजाइम जो डीएनए को विशेष स्थलों से समान लंबाई के खंडों में काटने का काम करे, वो एंजाइम कौन से होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम। अब बात आपको याद क्या रखनी है, ये केवल डबल हेलिक्स या द्विरज्जुकीय या द्विसूत्रीय डीएनए पर ही काम करते हैं, एक सूत्रीय डीएनए पर काम नहीं करते ये। ठीक है, ये काटने का काम करते हैं। और काटने का काम किसका होता है भी, या तो कैंची का होता है या चाकू का होता है। तो ये किसको काटते हैं भी, ये डीएनए अणु को काटते हैं। किसको, डीएनए अणु को, यानी एक अणु को काट रहे हैं। इस कारण इनको क्या बोला जाता है भी, आणविक कैंची या आणविक कैंची, या इनको बोलते हैं आणविक चाकू। प्रश्न आता है आणविक कैंची या आणविक चाकू किसे कहते हैं, तो वो कहा जाता है प्रतिबंधित एंजाइमों को, रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों को, जो डीएनए अणु को 2 समान लंबाई के खंडों में काटने का काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार याद रखना भी, इनको प्राप्त किया जाता है किससे, जीवाणुओं से। किससे, जीवाणुओं से। इनको जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है भी। ठीक है, इसी प्रकार ये जो प्रतिबंधित एंजाइम होते हैं वो क्या भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो होता है, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, नंबर 1 होता है एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम।
एक्सोन्यूक्लियेज प्रतिबंधित एंजाइम और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा? एंडोन्यूक्लियेज प्रतिबंधित एंजाइम। ठीक है, अब देखो भी एक्सो और एंडो का मतलब क्या है? एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। यानी एक्सो डीएनए अणु को कहां से काटते हैं? अभी किनारों से। कहां से? किनारों से। किनारों से डीएनए अणु का खंडन करते हैं, का खंडन। जबकि ये कहां से करेगा? एंडो। एंडो का मतलब अंदर, अंदर यानी बीच में से। डीएनए अणु को मध्य भाग से, मध्य भाग से डीएनए अणु का खंडन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम और एक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या काम करता है? किनारों से डीएनए अणु को खंडन करता है, और जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो मध्य भाग से डीएनए अणु का खंडन करता है। अब पुनः संयोजी डीएनए तकनीक में कौन सा काम में लिया जाता है? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे भी आगे। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज प्रतिबंधित एंजाइम या एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो ये कर रहे हैं भी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेज प्रतिबंधित एंजाइम जो डीएनए अणु को मध्य भाग से दो समान लंबाई के खंडों में काटने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखो भी जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है इनको हम प्राप्त करते हैं किससे? भी जीवाणुओं से। किससे? जीवाणुओं से। जीवाणुओं से। ठीक है, अब आपको दो फैक्ट बताता हूं मैं। यानी दो प्रकार के एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ज्यादातर काम में आते हैं या ज्यादा चर्चित रहते हैं या चर्चा में रहते हैं। कौन कौन से? भी एक तो रहता है भी हिंद सेकंड, हिंद सेकंड, और एक होता है भी इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट। अब ये दोनों चर्चा में क्यों रहते हैं? क्योंकि हिंद सेकंड है वो सर्वप्रथम खोजा गया एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। कौन सा? प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम खोजा गया एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा है? तो वो है हिंद सेकंड। कौन सा? हिंद सेकंड खोजा गया, और ये ज्यादातर डीएनए अणु को काटने के काम आता है। ठीक है, इसको प्राप्त किया जाता है भी कौन से जीवाणु से? ई कोलाई जीवाणु से। किससे? ई कोलाई जीवाणु। और इसको प्राप्त किया जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु से। हीमोफिलस, जो आगे इनका नामकरण करेंगे भी इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा है? हिंद सेकंड। और इकोआर फर्स्ट क्या है? जो सर्व मतलब हर जगह काम में लिया जाता है, ज्यादातर ये काम में लिया जाता है डीएनए अणु को काटने के लिए। ठीक है, तो आगे देखो भी, उसके बाद इतनी बात समझ में आई होगी आपके। उसके बाद देखते हैं भी जो प्रतिबंधित एंजाइम है या एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है इनका नामकरण कैसे किया जाता है? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नामकरण, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नामकरण, इनके नामकरण के भी नियम है भी। ठीक है, का नामकरण, नोमेनकल्चर ऑफ ए एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो इसके कौन कौन से नियम है भी, नियम यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, आप नोट कर लेना भी नियम, कैसे इनका नामकरण किया जाता है। ये तो आपको पता ही है भी कि इनको किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणुओं से। किससे? जीवाणुओं से। तो इनका नाम लिखते समय सर्वप्रथम हमें क्या लिखना है भी? यानी यहाँ पे क्या भी पहला नियम क्या कहता है कि एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर
कौन सा लिखा जाता है? प्रथम अक्षर लिखा जाता है। जिस जीवाणु से इसे प्राप्त किया जाता है उस जीवाणु, यानी जिस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है उस जीवाणु के वंश का प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर, जिसे हम क्या लिखते हैं? बड़े अक्षर के रूप में, या ठीक है, या कैपिटल लेटर के रूप में। तो ध्यान रखना कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो नाम लिखते हैं उसमें जो प्रथम अक्षर होता है ना, वो किस रूप में लिखा जाता है, या प्रथम अक्षर को हमें कैसे लिखते हैं? जिस जीवाणु से इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को प्राप्त किया जाता है उस जीवाणु के वंश का जो प्रथम अक्षर है उसको हम किस रूप में लिखते हैं? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम के प्रथम अक्षर के रूप में। जैसे, ठीक है, जैसे हम यहाँ एक नाम लिख रहे हैं इको आर फर्स्ट, ठीक है, ये एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। किससे प्राप्त किया जाता है? ई कोलाई जीवाणु से। ई कोलाई जीवाणु के आर प्रभेद के प्रभेद क्रमांक फर्स्ट से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ देखो भी, जो इको आर फर्स्ट है ये पहला अक्षर है, इसका भी एंजाइम का। यहाँ देखो ई कोलाई जीवाणु के वंश का प्रथम अक्षर क्या है? ई है। क्या है? ई। और एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर भी क्या है? ई। तो हमने क्या लिखा है? एंजाइम के प्रथम अक्षर के रूप में हम किसको लिखते हैं? जीवाणु के वंश के प्रथम अक्षर को, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में। क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। इसी प्रकार दूसरा नियम क्या कहता है? यानी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी एंजाइम के दूसरे व तीसरे अक्षर के रूप में क्या लिखते हैं? हमें रूप में लिखेंगे भी जीवाणु की जाति के प्रथम व द्वितीय अक्षर, प्रथम व द्वितीय अक्षर छोटे अक्षर में, छोटे लेटर में, ठीक है। यानी यहां देख लो भी, ये ई कोलाई जीवाणु की जाति है कौन सी? कोलाई। कोलाई का प्रथम अक्षर सी है, दूसरा ओ है। तो यहाँ पे देखो भी, एंजाइम का प्रथम अक्षर तो वंश के रूप में लिख लिया, दूसरा और तीसरा किस रूप में लिख रहे हैं? जीवाणु की जाति की प्रथम और द्वितीय अक्षर को। जीवाणु की जाति का प्रथम और द्वितीय अक्षर क्या होगा? एंजाइम का दूसरा और तीसरा अक्षर होगा, ठीक है। और वो भी कौन सी लेटर में? स्मॉल लेटर में। क्या होगा? स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी ई कोलाई जीवाणु की जाति का प्रथम और दूसरा अक्षर, इको आर फर्स्ट, एंजाइम का दूसरा और तीसरा अक्षर, वो भी स्मॉल लेटर में। तीसरा क्या कहता है भी? यानी उसके बाद हम क्या लिखते हैं भी? यानी चौथे अक्षर के रूप में एंजाइम का फोर्थ कैरेक्टर क्या होगा? फोर्थ अक्षर, चौथा अक्षर, जीवाणु के प्रभेद, जीवाणु का प्रभेद लिखा जाता है। जैसे ये देखो भी, ई कोलाई जीवाणु के आर प्रभेद से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे हमने प्रभेद क्या लिख दिया? चौथे अक्षर के रूप में, यानी आर, ठीक है। इसी प्रकार अंत में क्या लिखा जाता है भी? प्रभेद क्रमांक। क्या लिखा जाता है? प्रभेद संख्या या प्रभेद क्रमांक। और इसको हम लिखते हैं भी रोमन संख्या में। किस संख्या में? रोमन संख्या में। यानी यहाँ पे लिखते हैं भी अंत में जीवाणु के प्रभेद क्रमांक को लिखा जाता है, और वो भी कौन से अक्षरों में? रोमन संख्या में, रोमन संख्या में, रोमन संख्या। तो ध्यान रखना भी, एंजाइम का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण करते हैं तो वो कैसे करते हैं भी? यानी जिस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है उस जीवाणु का वंश का प्रथम अक्षर है वो एंजाइम का प्रथम अक्षर होता है। क्या होता है?
एंजाइम का प्रथम अक्षर, वो भी कौन से अक्षर में, कैपिटल लेटर में, कौन से, कैपिटल लेटर में। इसी प्रकार जो जीवाणु है उसकी जाति का प्रथम और द्वितीय अक्षर यानी फर्स्ट और सेकंड लेटर वो किस रूप में लिखा जाता है भी, जीवाणु के सॉरी एंजाइम के दूसरे और तीसरे अक्षर के रूप में, वो भी स्मॉल लेटर में, कौन से में, स्मॉल लेटर में। इसी प्रकार जो जीवाणु का प्रभेद है उसको हम चौथे अक्षर के रूप में लेते हैं, किसका, एंजाइम का भी, इसको हम स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। अंत में क्या लगाते हैं भी, जीवाणु के प्रभेद का जो क्रमांक है उसको हम रोमन संख्या में लिखते हैं, जैसे 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 है तो 2, ठीक है। तो ये भी नामकरण के नियम। अब देखते हैं भी उदाहरण, क्या देखते हैं, उदाहरण में कैसे लिखते हैं भी नाम, एक दो उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे भी। जैसे अपने पास है पहला एंजाइम है भी कौन सा, इको आर है फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, आर है फर्स्ट, और इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत है भी ई कोलाई, इस्चेरेशिया कोलाई जीवाणु का प्रभेद आर क्रमांक 1, यानी इससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे नाम लिखते समय ये क्या है, यहाँ पे लिख लो भी जीवाणु के वंश का प्रथम अक्षर, ठीक है। ये क्या है, दोनों जीवाणु की जाति के प्रथम व द्वितीय अक्षर। इसी प्रकार आर यहां पे क्या है, प्रभेद, क्या है, जीवाणु का प्रभेद, और ये क्या है, प्रभेद क्रमांक, यानी जिस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है उस जीवाणु के नाम से क्या है भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है लिखा जाता है भी। पहला अक्षर वंश का कैपिटल लेटर में, दूसरा और तीसरा जाति के प्रथम और दूसरे अक्षर स्मॉल लेटर में। इसी प्रकार उसके बाद प्रभेद लिखते हैं, उसके बाद प्रभेद क्रमांक को लिखते हैं। इसी प्रकार एक और लिखते हैं जैसे हिंद सेकंड, इसको प्राप्त किया जाता है किससे भी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो एच क्या है, वंश का प्रथम अक्षर है, तो एंजाइम का प्रथम अक्षर क्या है, जीवाणु के वंश का नाम, वंश का नाम या वंश का प्रथम अक्षर, सॉरी प्रथम अक्षर। इसी प्रकार ये दोनों क्या है, जाति के फर्स्ट व सेकंड अक्षर। ये क्या है, प्रभेद, और ये क्या है, क्रमांक, ठीक है। इस प्रकार एंजाइम का नामकरण किया जाता है, यानी जिस जीवाणु स्रोत से इसको प्राप्त किया जाता है उसी जीवाणु स्रोत के नाम से क्या है, इसका नाम है लिखा जाता है। नामकरण के नियम है आपने समझ लिए होंगे। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, भी आपको बता दी जाएगी आगे वाले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद करते हैं भी ये एंजाइम किस प्रकार काम करते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम किस प्रकार काम करते हैं, इनकी क्रियाविधि। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्रियाविधि, यानी ये कैसे काम करते हैं। एक ध्यान रखना भी, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है भी, डीएनए को यानी द्विसूत्रीय डीएनए को विशेष स्थलों से दो समान लंबाई के खंडों में काटते हैं। तो एक बात है गौर करना भी, ये कहां से काटते हैं भी, ये काटते हैं भी जो डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें क्या है भी, शर्करा फास्फेट होता है। क्या होता है, शर्करा फास्फेट।
उसके आधार भाग से शर्करा फास्फेट बंधों को तोड़ने का काम या काटने का काम है करते हैं भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भी प्रत्येक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का विशेष स्थल क्या होता है भी पैलिंड्रोम। क्या होता है? पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है आपको बताता हूं मैं, यानी प्रत्येक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अपना अपना पैलिंड्रोम होता है। गौर करना ये बात, प्रत्येक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अपना अपना यानी खुद का अपना अपना पैलिंड्रोम होता है। यानी डीएनए अणु में पैलिंड्रोम पाया जाता है इनका, और सबसे पहले उस पैलिंड्रोम को पहचानते हैं या ये क्या करते हैं, सबसे पहले डीएनए अणु को काटना है तो डीएनए अणु में अपने पैलिंड्रोम को पहचानते हैं या अपने विशेष स्थल को पहचानते हैं जहां से ये काटते हैं डीएनए। ठीक है, तो वो होता है भी पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, यानी पैलिंड्रोम देखो भी हमने पढ़ा है भी हिंदी में या कई जगह पढ़ा है भी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं भी जिनका उच्चारण दोनों तरफ से करने पर समान आता है। जैसे आपको बता रहा हूं मैं, मलयालम, मलयालम देखो भाई किसी भी दिशा में पढ़ लो आप समान उच्चारण होगा। इधर से पढ़ लो मलयालम, इधर से पढ़ लो मलयालम। इसी प्रकार देखो भी कनक, ये भी क्या है, एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, यानी शब्दों का ऐसा उच्चारण जिन्हें पढ़ने पर यानी दोनों दिशाओं में पढ़ने पर समान उच्चारण है। शब्दों का ऐसा क्रम जिनको क्या भी किसी भी दिशा में पढ़ लो समान उच्चारण आए, वो क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है। क्या होता है, पैलिंड्रोम। तो देखो डीएनए अणु में भी क्या है भी न्यूक्लियोटाइडों का या नाइट्रोजनी क्षारकों का ऐसा क्रम होता है भी जिनको हम क्या भी किसी भी दिशा में पढ़ ले समान उच्चारण आता है। कोई भी साइड से पढ़ लो समान उच्चारण आएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं भी डीएनए अणु है कोई भी आपके सामने ये, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं भी एक क्रम है नाइट्रोजनी क्षारकों का, ये GATTC। ये दिशा क्या है इसकी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3 से 5। ठीक है, इसकी दिशा क्या है नीचे वाले की, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं C। यानी जी का डीएनए की संरचना आपने पढ़ी होगी भी, डीएनए की संरचना में नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं भी और उनके बीच हाइड्रोजन बंध होते हैं भी। और डीएनए अणु में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कौन से, एक जी होता है ग्वानिन, एक एडेनिन होता है ए, और एक थाइमिन होता है टी, और एक होता है सी यानी साइटोसिन। तो याद रखना भी जी हमेशा साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि ए हमेशा टी के साथ, ए हमेशा किसके साथ, टी के साथ। टी किसके साथ बनाएगा, ए के साथ। ठीक है, इसी प्रकार सी किसके साथ बनाएगा, जी के साथ। यानी कहने का मतलब क्या, ये दिशा है 5 से 3। अब देख लो 3 से 5 इधर से पढ़ लो GAATTC आएगा। अब 3 से 5 इधर पढ़ लो आप तो क्या आएगा, GAATTC। तो कहने का मतलब द्विसूत्रीय डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइडों या नाइट्रोजनी क्षारकों का ऐसा क्रम जिन्हें किसी भी दिशा में पढ़ने पर समान उच्चारण आए, वो क्या होता है, पैलिंड्रोम। क्या होता है, पैलिंड्रोम। और एक सबसे पहले क्या है भी जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो अपने पैलिंड्रोम को पहचानता है। क्या करता है, पहचानता है। उसके बाद क्या है भी पहचान कर, आपको बताया है पहचान कर क्या है भी विशेष स्थलों से, विशेष स्थल या विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच में से मध्य से शर्करा फास्फेट के आधार भाग से डीएनए को 2 समान लंबाई के खंडों में काट देता है। तो हमें उदाहरण देते हैं, जो ये पैलिंड्रोम है वो कौन सी एंजाइम का है, इक्वार फर्स्ट का, इक्वार फर्स्ट का। तो इक्वार फर्स्ट का क्या है, ये पैलिंड्रोम। तो इक्वार फर्स्ट जब क्या करता है, इस डीएनए अणु को 2 समान लंबाई के खंडों में काटने का काम करता है। कैसे करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने पैलिंड्रोम यानी इसकी पहचान करेगा। जैसे ये मतलब डीएनए अणु में डाल दिया जाता है एंजाइम, तो ये क्या करेगा, डीएनए अणु में अपने पैलिंड्रोम को पहचानता है। पैलिंड्रोम को पहचान करके उसको
ग्वानिन और एडेनिन के बीच में से दो समान लंबाई के खंडों में काट देगा। यानी ग्वानिन और एडेनिन के बीच में से दो समान लंबाई के खंडों में काटने का काम करता है कौन? इकोआरए फर्स्ट। तो याद रखना सर्वप्रथम के भी जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो अपने पैलिंड्रोम की पहचान करता है डीएनए अणु में। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच में से मध्य भाग से डीएनए अणु को शर्करा फास्फेट के आधार से दो समान लंबाई के खंडों में काट देता है। एक बात और ध्यान रखना भी, यहां से हमने काट दिया, देखो ये कटा है ऐसे, तो इसका एक खंड तो ये बनेगा जी सी, ये बनेगा भी टी टी ए और ए। दूसरा खंड कौन सा बनेगा? ए टी टी और सी और जी। यानी दो समान लंबाई के खंड हो गए, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब एक बात और गौर करना भी, इसमें भी दो सिरे होते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला सिरा और एक नॉन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला सिरा। नॉन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला सिरा इसमें तो ये वाला है और इसमें ये वाला है। अब जैसे ही मतलब क्या करेंगे, डीएनए अणुओं को या डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करेंगे, तो उस टाइम क्या है, ये जो डीएनए खंड है, ये डीएनए खंड दोनों क्या करेंगे भी, ये नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिरा है तो ये किसी के साथ बंध बना सकता है दूसरे डीएनए खंड के साथ। इसी प्रकार ये भी क्या कर सकता है, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिरा क्या करेगा, दूसरे डीएनए खंड के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो याद रखना भी, जब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए अणु को दो समान लंबाई के खंडों में काटता है, तो उसमें दो सिरे बनते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिरा जो बंध नहीं बनाता, अभी दूसरा कौन सा होता है, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिरा जो बंध बना सकता है दूसरे के साथ या जुड़ सकता है, जिसको हम बोलते हैं सिटकी सिरा। क्या बोलते हैं? सिटकी सिरा, सिटकी सिरा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे भी, बाकी हम करेंगे कल। यानी आज हमने पढ़ा है भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम के बारे में। बाकी और जो कुछ बातें हैं वो हम करेंगे आगे वाले लेक्चर में। इतना पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है।